यात्रा करें। लगातार यात्राओं का जो सिलसिला चला रहे हैं आप, इससे फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को क्या क्या मिल रहा है? अब यात्राओं को आप समझने की कोशिश कीजिए। जिस तरह से गोदी मीडिया, हम तो उसको अब लिखने लगे हैं ऑफिस, हर मुश्किल काम को करने के लिए हैं तैयार हम। यही तो न्याय है। जिनको नहीं मिल सक रहा है वो चीज़ जो सरकार से मिलना चाहिए। 10 लाख वोट बीजेपी से ज़्यादा आया। आप ही कह रहे हैं मेरा वोट परसेंटेज घटा नहीं। उनका जो एजेंडा है धार्मिक उन्माद फैलाना, वो भी लोग विश्वास नहीं करते अगर ये 3 राज्य हार जाते तो। हाल ही में कांग्रेस ने 139वां स्थापना दिवस अभी मनाया है। अब चूंकि साल का समापन हो रहा है, अंतिम तारीख है, तो नए साल में कांग्रेस की नई तैयारी भी है। तो कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस लीडर की भी नई तैयारी है। हमारी उपस्थिति इस वक्त भागलपुर में है और भागलपुर में कांग्रेस के लीडर हैं परवीन सिंह। शायद मैं इसके प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा अपनी वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं। और पटना सिटी से एक सशक्त उम्मीदवारी पेश किए थे विधानसभा के चुनाव में, जिनका मुकाबला नंदकिशोर यादव से था, जो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता कहे जाते हैं। भागलपुर छोड़ करके पटना सिटी कांग्रेस ने इसको शिफ्ट कर दिया और वहीं पर तैयारी अभी कर रहे हैं। तो नए साल में अपने जो जन्म स्थान है उस वहाँ पर आए हैं और लगातार आते रहते हैं। अब सबसे एक महत्वपूर्ण चर्चा इस समय इस वीडियो में हम इसलिए करना चाह रहे हैं कि कांग्रेस ने 2024 में 14 जनवरी से 20 मार्च तक में एक न्याय यात्रा की घोषणा की है कि वो अब न्याय यात्रा करेंगे, जिसे भारत जोड़ो 2.0 भी कहा जा रहा है। अब इस पूरी यात्रा के विषय में हम जानेंगे और साथ ही साथ कांग्रेस की 2024 के लोकसभा में क्या तैयारी है हम समझने की कोशिश करेंगे। नए साल की लगती है तैयारी चल रही है आपके यहाँ अभी? हाँ, बस सबको नव वर्ष का बधाई तो देना बनता है। नए साल में तो बड़ा भी कुछ कर रहे हैं ना कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस अपने आप में बड़ी है और कांग्रेस का सोच बड़ा है। कांग्रेस ऐसे ही 138 साल अपना पूरा नहीं की है। कांग्रेस ने लोगों के दिलो दिमाग में घर किया है अपने कामों से, अपने आचरण से, अपने कार्यकर्ताओं के व्यवहार कुशलता से, और लोगों के दिलों पर राज करना चाहती है कांग्रेस। चर्चा की शुरुआत हम करें, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि 2024 में राहुल गांधी ने फिर से ये कहा है कि हम न्याय यात्रा निकालेंगे, जिसकी शुरुआत मणिपुर से करने जा रहे हैं और मुंबई में समापन होगा। मणिपुर क्यों चुन लिया? बगल में अरुणाचल प्रदेश था, कहते हैं कि धार्मिक स्थल भी है वहाँ, बहुत महत्वपूर्ण है, तो वहाँ से शुरुआत न करके मणिपुर से क्यों? मणिपुर पर राजनीति होगी क्या? नहीं, यह भी तो एक न्याय है ना। यह भी एक न्याय का ही पार्ट है कि जिस मणिपुर में इतनी बड़ी घटना घटी और उस घटना को इतना साधारण, इतना तुच्छ बताने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने लगातार किया, या इस सरकार ने लगातार किया, कि वहाँ मुख्य प्रधानमंत्री जाना भी उचित नहीं समझे। ये वहाँ के नागरिकों का दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी घटना के बाद कोई शांति की अपील भी प्रधानमंत्री ने वहाँ के लिए नहीं की। अच्छा, नाम यात्रा का दिया गया न्याय यात्रा, इसका क्या मतलब? तो यही तो न्याय है। जिनको नहीं मिल सक रहा है वो चीज़ जो सरकार से मिलना चाहिए। जब हम चुनाव लड़ते हैं तो हम सोचते हैं कि हम अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो जीत जाते हैं वो वहाँ के जनप्रतिनिधि कहलाते हैं। और ये नहीं है कि उनको जो वोट दिया, जो मतदाता हैं उनके ही जनप्रतिनिधि वो हैं। वो समस्त क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होते हैं और सरकार जो बनती है वो समस्त देशवासियों की सरकार बनती है। और इसको खंडित करने वाले लोग आज सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं, शीर्ष पर बैठे हैं, और किस तरह से अन्याय कर रहे हैं देशवासियों के साथ, उसको समझने की ज़रूरत है। परवीन भाई, इस पर भी एक सवाल खड़ा हो गया है इस यात्रा पर। अनुराग ठाकुर, उसने कहा कि 1984 में जो सिख दंगा हुआ तो कांग्रेस में उसमें तो जस्टिस किए नहीं, अब न्याय यात्रा कौन सा वो निकालने जा रहे हैं? अच्छा, उनको कब याद आती है सिख दंगा हुआ? उनको कब याद आती है कि भागलपुर में दंगा हुआ? उनको कब याद आती है कि ये काम किया? इस सारे कार्य के पीछे उनकी मंशा, उनका ध्येय क्या रहता है? आज जिस तरह से वो सत्ता में काबिज होने के बाद कार्य कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वो सत्ता से कभी जाने वाले ही नहीं हैं। वो न्याय क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कर देते हैं कि हाँ न्याय कर दिए। वो अपना रोज़ रोज़ एक नया केस निकाल कर लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं और पुराने केस को भी लगातार दोहराते हैं, और दूसरी तरफ उस इतिहास को मिटाने की भी कोशिश करते हैं। जो स्वर्णिम इतिहास भारत का रहा है उसको भूल जा रहे हैं, और जो दाग है उस दाग को बड़ा बना के दिखाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, साल भर के जो भीतर वर्तमान में दाग है उसको कौन देखेगा? उसको देखना क्या उसका काम नहीं है। अनुराग ठाकुर को अपने पद, अपनी जिम्मेदारी, अपनी गरिमा को समझना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि उनकी सरकार ने क्या अब किया। तो ये भी कहा जा रहा है ना कि मोदी की गारंटी, 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव बीजेपी ने जीत लिया, तब कहते कि देश के लोगों ने मन बना लिया है कि मोदी सरकार को ही रखना है बरकरार। देखिए, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, 2019 में भी जब ये जीते थे बहुमत से, तब भी स्तब्ध थी पूरी
भारत की जनता स्तब्ध इसलिए थी कि पुलवामा के नाम पर राष्ट्रवाद जरूर उभार रखा था भाजपा ने, लेकिन कोई भी देश की जनता कहीं पर खुशियां मनाते हुए आपको नज़र नहीं आए होंगे। इनके कोई भी नेता ये बोलते हुए नज़र नहीं आए होंगे कि हाँ हमारी इतनी बड़ी जीत हुई। उस खुशी को दबा के रखा गया कि पता नहीं पब्लिक का रिएक्शन क्या होगा। एक वोटर एक वोट दे सकता है, वो एक वोट को ही क्लेम कर सकता है। सामूहिक रूप से क्लेम करना उसको कि हमारे वोट को इधर उधर किया गया, ये हमारी पार्टी का काम होता है। और हमारी पार्टी के लोग आज तक भी, हमारे जो नेता हैं वो इतने मतलब उच्च विचार के हैं कि वो ये सोच ही नहीं सकते हैं कि इतना छल प्रपंच देश की जनता के साथ सत्ता में बैठी सरकार और प्रधानमंत्री पद पर बैठे लोग कर सकते हैं। इसलिए हम लोग उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं, जबकि सामूहिक रूप से सारे लोग स्तब्ध हैं। आज है महंगाई, बेरोजगारी और युवा और दलितों की बात करने वाली ये सरकार किसी मुद्दे पर सफल नहीं है। बावजूद तो विधानसभा जीत रही है ना। विधानसभा कैसे जीत रही है यही अध्ययन का विषय है। नहीं, आपको तो वोटिंग भी अच्छा मिला 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, लेकिन फिर भी आप पीछे हार गए। कहीं ना कहीं कमी तो जरूर रही है कांग्रेस पार्टी की। आपकी ये बातें बताती है कि हमने इन वर्षों में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसके चलते जनता हमसे दूर भागे। इतना तो मानते हैं ना, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है, वही है, तटस्थ है। इसका साफ मतलब है कि हमारा वोट इधर उधर नहीं हुआ और उनका वोट बढ़ गया। लेकिन बावजूद आपने पिछले साल 2023 में आपने भारत जोड़ो यात्रा की और परिणाम बुरा, आप फिर से एक यात्रा करें। लगातार यात्राओं का जो सिलसिला चला रहे हैं आप, इससे फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को क्या क्या मिल रहा है? अब यात्राओं को आप समझने की कोशिश कीजिए। जिस तरह से गोदी मीडिया, हम तो उसको अब लिखने लगे हैं ऑफिस बॉय। अच्छा। गोदी मीडिया कहना भी उसका बेइज्जती लग रहा है कि मीडिया कहलाने, मीडिया वर्ड जोड़ने लायक नहीं है। गोदी मीडिया को हम लोग लिख रहे हैं ऑफिस बॉय। और मेरा मानना है साफ साफ कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हमको यात्रा करना पड़ रहा है क्योंकि लोगों तक हमको हमारी बातों को पहुंचाने के माध्यम पर कब्जा कर लिया गया है पूरी तरह से। ये चतुर्थ स्तंभ आज पूरी तरह से अघोषित इमरजेंसी को झेल रहा है। वो वही दिखाता है जो सरकार चाहती है। सरकार एजेंडा तय करती है और एंकर उस पर ना झूमने लगते हैं। तो ऐसे लोगों से आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? जब हमारी बात जनता तक ऐसे नहीं पहुंचेगी तो आदरणीय हमारे सम्मानित नेता राहुल गांधी जी ने सोचा, वो युवा हैं, वो समझते हैं कि इस बातों को और कैसे फैलाया जा सकता है। 4000 किलोमीटर की यात्रा की उन्होंने, कितने लोगों से मिले आप देखे होंगे और किस तरह से मिलते रहे और सब ने क्या कहा, कैसा समर्थन था उनको बोलिए। वो 4000 किलोमीटर किसी मैनेजमेंट से नहीं हो सकता है। 4 मैदान 40 रैली मैनेजमेंट से मोदी जी कर सकते हैं, लेकिन 4000 किलोमीटर की यात्रा मैनेजमेंट से नहीं कर सकते। अभी हाल ही में दिल्ली में एक बैठक हुई इंडिया गठबंधन की, उसमें ममता बनर्जी ने और अरविंद केजरीवाल ने प्रपोजल किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री का चेहरा बना दिया जाए, उम्मीदवार बना दिया जाए। अब नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं सख्ते में आ गए हैं और देखिए बड़ा फेरबदल उसने कर दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल दिए। आपको लगता है कि सामंजस्य इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार और आपकी पार्टी के बीच में जिस तरह का अभी राजनीति चल रहा है वो आने वाले समय तक बरकरार रह पाएगा? ये हर पार्टी का अपना अपना एजेंडा है। हर पार्टी अपने अपने राज्य में अपने महत्ता को बताने में लगी हुई है, साबित करने में लगी हुई है। और क्यों नहीं हो, राजनीतिक पार्टियां अपना दावा, अपनी विचारधारा, अपना सत्ता तो चाहती ही है। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें और नीतीश कुमार की बात करें तो दोनों में से बेहतर कौन होगा? देखिए, दोनों में से बेहतर कौन होगा ये समय बताएगा। समय ही इसको तय करेगा कि दोनों में से बेहतर कौन होगा, या राहुल गांधी जी दोनों के आगे निकल जाएंगे। ये तो तब होगा जब हमारे एमपी सांसद चुन के आएंगे। जो चुने हुए सांसद हैं वही तय करते हैं हमारे यहाँ की कौन चेहरा होगा। तो इस पर अभी बात करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है। आप देखिए, आप थोड़ा चैनल पे दिखाएंगे, बहुत लोग देखेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग आज क्या देख रहे हैं कि खिंचतान है, खिंचतान है। कौन सा खिंचतान है? कोई खिंचतान नहीं है। रोज बैठक हो रही है, मीडिया तो पूरा कह रही है ना। रोज कौन मीडिया? वही ऑफिस बॉय। उनको एजेंडा मिला हुआ है, उनको एजेंडा मिला हुआ है। वो इसी डिस्कशन के लिए बने ही हैं कि कैसे इस गठबंधन में विभेद दिखाया जाए। गठबंधन में कहीं कोई तरह का दरार नहीं, कहीं कोई दरार नहीं है। ये सीट बंटवारे को साजिश है आंतरिक अंतर विरोध को दर्शाने की, और हर पार्टी में ये चलता रहता है। अच्छा प्रवीण भाई, सीट बंटवारा अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा है? 4 बैठक हो गई। सीट बंटवारे पर ही तो बात हो रही है ना। समय से सीट बंटवारा भी हो जाएगा। अब तक तो देरी हो रही है ना, इस बात को मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मानते इस बात को। समय से पहले कोई भी टिकट का अनाउंसमेंट नहीं करते हैं, कोई भी पार्टी नहीं करती। अच्छा, 3 राज्यों के जो परिणाम आए वो आपकी पार्टी के तो विपरीत चले गए। अब इंडिया गठबंधन में आप जो उम्मीद करके बैठे हुए हैं वो उस उम्मीद पर खरे उतर पाए? 10 लाख वोट बीजेपी से ज़्यादा आया। आप ही कह रहे हैं मेरा वोट परसेंटेज घटा नहीं। क्या इन बातों के मद्देनज़र सब लोग नहीं समझते हैं कि क्या हुआ?
समझना होगा। लेकिन कामयाबी सिर्फ सीट को लेकर के नहीं है। कामयाबी सिर्फ सत्ता को लेकर नहीं है, जो वो अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहते हैं। फ़र्ज कीजिए एक पल के लिए कि अगर ये 3 राज्य हम जीत गए होते तो क्या होता। बोल नहीं पाते, ये अपने को जो अभी दिखा रहे हैं वो दिखा नहीं पाते। उनके लिए जीवन और मरण का प्रश्न होता। उनका जो एजेंडा है धार्मिक उन्माद फैलाना, वो भी लोग विश्वास नहीं करते। अगर ये 3 राज्य हार जाते तो उनको जीतना उनकी मजबूरी थी, चाहे जैसे भी। अच्छा, अभी जनवरी में ही रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, आप वहाँ पर पहुँच रहे हैं कि नहीं? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा रामलला का होने वाला है, लेकिन राम जी तो सबके हृदय में वास करते हैं। सबकी जुबान पे राम जी होते हैं। जब हमारी अंतिम यात्रा भी होगी तो उसके पीछे राम जी बोलने वाले लोग ही होंगे, है ना। राम नाम सत्य है, तो इस सत्य को असत्य में बदलने वाले लोग ये महिमा मंडन कर रहे हैं। यही तो आधार बना रहे हैं ना बीजेपी, कह रहे हैं कि 2024 में तो खाता भी नहीं खुलेगा ये कांग्रेस। आधार नहीं बना रहे हैं, ये उन्माद पैदा कर रहे हैं कि हम रुक रहे हैं, हमको रोका जा रहा है, हमको नहीं जाने दिया जा रहा है। उनको किसने कब रोका, आपको क्या लगता है कि उन्माद है, लेकिन भारत की जनता तो स्वीकार रही है ना। भारत की जनता राम जी को स्वीकार रही है, उनके आदर्शों को स्वीकार रही है, उनकी मर्यादा को स्वीकार रही है, न कि ये भाजपा के एजेंडे को स्वीकार इस रही बार आपको नहीं लगता है कि उत्तर पट्टी में आपके लिए खास तौर से बहुत चुनौतियां हैं? 197 सीट पर कब्जा है भारतीय जनता पार्टी का केवल हिंदी भाषी पट्टी में, और उसको किस तरह से आप तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे? है। एक तो हम चाहेंगे चुनाव बैलेट से हो। ब्रेक करने का सबसे आसान रास्ता है, जब बैलेट से चुनाव होगा तो आप देख लीजिएगा क्या होता है, और जहां हुआ है वहां देख लीजिए क्या हुआ है। यानी ईवीएम को भी दोषी मानते हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल। मेरा हृदय तो हर समय कहता है, हमारी पार्टी जिस दिन कहेगी उस दिन हम आगे भी बोलेंगे। अच्छा, आखिर में एक सवाल पूछेंगे प्रवीण भाई, क्या पटना सिटी में ही बने रहना है या फिर भागलपुर की तरफ लौटना भी है? अब पार्टी ने हमको भागलपुर से 2005 में चुनाव लड़ाया। हम लड़े, आप ही के कार्यकर्ता 2005 के बाद 2020 तक पार्टी ने नहीं लड़ाया। हम जिसका काम हुआ, जहां काम हुआ, पार्टी का करते रहे, कभी रुके हमको देखें आप। लेकिन आप ही के कार्यकर्ता कहते हैं प्रवीण भाई कि कांग्रेस को वही सीट बिहार में दिया जाता है जहां पर जितना बड़ा मुश्किल होता है। कांग्रेस के साथ तो भेदभाव करती है ना जो गठबंधन है हमारे। तो हर मुश्किल काम को करने के लिए हैं तैयार हम। इसीलिए कांग्रेस जानी जाती है। इसीलिए जानी जाती है कांग्रेस की, हैं तैयार हम। और आज नारा भी यही है हमारा कि हैं तैयार हम। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक तो यू। ये प्रवीण सिंह थे, जो कि कांग्रेस के कट्टर समर्थक ही नहीं बल्कि कार्यकर्ता भी हैं, एक बड़े नेता हैं, बिहार कांग्रेस इकाई के एक बड़े नेता कहे जाते हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कांग्रेस जो फिलहाल एक न्याय यात्रा निकालने वाली है 14 जनवरी से, उस न्याय यात्रा का कितना लाभ लोकसभा चुनाव में मिलता है। बातचीत अगर अच्छी लगती हो तो साझा कीजिए, फेसबुक पर जाइए, वहाँ पर पेज है हमारे, वहाँ फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिए। यूट्यूब पर जाइए, अपना अंशदान करिए सब्सक्राइब करते हुए।